हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। सफ़र में मुश्किल आए और हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखते हुए चलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस होने वाला है आज का, और डिटेल में हम लोग सारी चीज़ें कवर तो कर ही रहे हैं विथ मैप्स, और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग जान तो रहे हैं। इसके साथ ही आज आपका 12 बजे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस है, जो कि आपके जो हॉट टॉपिक्स है वो हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे, जो आपके मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये लेक्चर आपका ख़त्म होने के बाद 1 घंटे का ब्रेक है। उसके बाद फिर 12 बजे वो लेक्चर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। इंग्लिश हिंदी में दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसको नोट कर लीजिएगा और उसको अच्छे से रिवीजन भी करते हुए चलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला न्यूज़। तो ये जो न्यूज़ बेसिकली है, जो रिलेटेड है, ये है कुन्नू नेशनल पार्क। आप लोगों ने सुना होगा कुन्नू नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। वहाँ पे जो बेसिकली नामीबिया का चीता लाया गया था 2 साल पहले, उसमें से एक का नाम था ज्वाला। ज्वाला, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ है। ज्वाला ने यहाँ पे 3 शावकों को यहाँ पे जन्म दिया है। 3 कप्स को उसने क्या किया है, बॉर्न किया है। ज्वाला ज्वाला नाम की चीता जो है, जो नामीबिया से आया था। नामीबिया जो बेसिकली कंट्री है वो बेसिकली अफ्रीकन कंट्री है। जाकर के वर्ल्ड मैप में जरूर देखिएगा नामीबिया कंट्री कहाँ पे। तो एक नामीबियन चीता है जो कि बेसिकली खुशी उसके 3 शावकों को यहाँ पे उन्होंने जन्म दिया है। हाल ही में आशा द्वारा जन्म दिए जाने की बात दोहराई गई है, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर जो यादव है, उन्होंने देश भर में वन्य जीव योद्धाओं और उत्साही लोगों को यहाँ पे बधाई दी है। चीता का यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेशन जो है वो आपका यहाँ पे बढ़ रहा है भारत में। 3 कप्स और आपके यहाँ पे ऐड हो गए हैं चीता के। तो इसी चीज़ को लेकर के प्रकृति के चमत्कारों का जश्न यहाँ पे मनाया गया है, और इस राजसी प्रजाताओं के संरक्षण प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा, नामीबिया से जो चीता आया था। चलिए, मुझे यहाँ से देखिए, मैं हर वीडियो में आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिएगा, ठीक है। कल भी जो क्लासेस हुई थी उसमें आंसर्स आए थे कुछ लोगों के। देखिए, जिन जिन लोगों ने आंसर करेंगे, जो जो लोग आंसर करेंगे उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में बताता हुआ चलूँगा किन किन लोगों के द्वारा आंसर किया गया। तो सभी लोग हिस्सा लें इसमें अच्छे तरीके से, कि जो जो आंसर सबके द्वारा, जो जो मैं पूछता हूँ उसका आंसर देते हुए चलिएगा। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो प्रिया सिंह के द्वारा आंसर आया था, पूजा कुमारी के द्वारा आंसर आया था, नेहा के द्वारा आंसर आया था, पुष्पलता के द्वारा आंसर आया था। तो ये लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है, और एकदम एक्यूरेट आंसर दिया है, जो भी मैंने जो कल की करंट अफेयर की क्लास थी उसमें जो जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं। तो आप लोग भी, जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, बढ़ चढ़ करके आंसर दीजिए। फ्रंट फुट पे आइए। बहुत से लोग हिचकिचाते हैं कि गलत हो जाएगा मेरा आंसर तो क्या होगा। कोई बात नहीं, कम से कम ट्राई तो करें, आंसर तो करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो चीता है ये बेसिकली किस वर्ष भारत में लाया गया था, ये आपको बताना है। किस वर्ष, ईयर आपको बताना। नोट करते हुए चलिएगा क्वेश्चन। जो नामीबिया चीता था वो भारत में, ये ज्वाला जो है ये भारत में, इसको नामीबिया से किस वर्ष लाया गया था ये आपको बताना है। इसको बेसिकली वो मध्य प्रदेश में लाया गया था, जो कुन्नू नेशनल पार्क है वहाँ पे इसको रखा गया। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे आप कह सकते हैं जापान के साथ जो एक्मे कंपनी है, एक्मी, ये भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। और ये आईएचआई जो है वो आईएचआई जो है वो बेसिकली जापान की कंपनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत और जापान तक हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पैक्ट साइन हुआ है, ठीक है। एक समझौता साइन हुआ है ग्रीन अमोनिया सप्लाई को लेकर के, जो कि क्या होगा, भारत से जापान इसको सप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत जो है वो हरित हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादक में वैश्विक नेता बनने की स्थिति में है। आप देख सकते हैं ग्लोबल लीडर यहाँ पे भारत जो है वो अपना स्थान ग्रहण करने जा रहा है। किस चीज़ को लेकर के, ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोडक्शन को लेकर के, याद रख सकते हैं इसको। और इसी में यहाँ पे दोनों के बीच एक समझौता साइन हुआ है
एक्मी इंडिया की कंपनी है, और जो बेसिकली IHI जो है वो जापान की कंपनी है। ये दोनों रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जो कि एक भारत से ग्रीन अमोनिया जो है वो आपका सप्लाई होगा जापान में। देख सकते हैं एक्मे कंपनी, ठीक है। भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी हरित अमोनिया आपूर्ति के लिए दुनिया के सबसे बड़े समझौते के साथ एक जापान में IHI के साथ ये भागीदार रहेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी और किसिदा द्वारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसिदा वहाँ के प्रेसिडेंट है, द्वारा की गई भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी स्थायी ऊर्जा स्रोतों की वैश्विक मांग को पूरा करने में सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इंडिया और जापान का जो पार्टनरशिप हुआ है क्लीन एनर्जी को लेकर के, इसकी शुरुआत जो की गई थी मोदी जी के द्वारा की गई थी और किसिदा के द्वारा, फूमियो किसिदा के द्वारा की गई थी। तो दोनों के ये जो स्टेप दोनों के द्वारा लिखे गए दिए गए हैं वो एक तरह से कितने आप देख सकते हैं कितने हेल्पफुल साबित हो रहे हैं कि ये आपका इस लेवल पे पहुंच गया कि अब ग्रीन अमोनिया सप्लाई जो है वो भारत से जापान आपका सप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और फूमियो किसिदा जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों के बीच यहाँ पे आप देख सकते हैं साझेदारी यहाँ पे हुई थी। अगला आप देख सकते हैं वेलनेस रैली की बात कही जा रही है, ये न्यू दिल्ली से कन्याकुमारी तक होगा। ये रैली आपकी इसकी शुरुआत की जाने वाली है और ये बेसिकली जो है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा आयुष मंत्री ऐतिहासिक सिद्ध कल्याण रैली का शुभारंभ करेंगे। सिद्ध वेलनेस रैली की बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली सर्बानंद सोनोवाल और आयुष मंत्री डॉक्टर मुंजरा महेंद्र भाई ने नई दिल्ली से कन्याकुमारी तक सिद्ध कल्याण रैली का यहाँ पे इनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान और केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्ध, इनके द्वारा ये रैली को आयोजित किया गया है ताकि अवेयरनेस जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके सिद्ध ट्रेडिशन को लेकर के, सिद्ध परंपरा के बारे में उद्देश्य को लेकर के जागरूकता बढ़ाने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो सिद्ध डॉक्टर और PG विद्वान यात्रा पर निकलेंगे। आप देख सकते हैं जो सिद्ध डॉक्टर्स है और PG स्कॉलर जो है वो बेसिकली इस यात्रा को ज्वाइन करेंगे। सिद्ध वेलनेस रैली की बात यहाँ पे कही जा रही है। सिद्ध कल्याण रैली का शुभारंभ यहाँ पे आयुष मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। सर्बानंद सोनोवाल और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है वो आयुष डॉक्टर मंजूरा के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो मैड्रिड की बात यहाँ पे कही जा रही है, मैड्रिड याद रखिएगा। 2026 में स्पेनिश फार्मूला 1 जो GP रेस जो है वो ये होस्ट करेगा, मैड्रिड कंट्री याद रख सकते हैं। उसी से रिलेटेड है, यहाँ पे इसको होस्टिंग राइट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है, अधिकार यहाँ पे सुरक्षित कर लिया है मेज़बानी करने को लेकर के। तो 2026 से शुरू होकर 2035 तक एक दशक के लिए बार्सिलोना की जगह स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के मेजबान शहर के रूप में कार्यभार संभालेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2026 से लेकर के 2035 तक यानी एक डिकेड मतलब 10 साल होता है। तो एक दशक तक जो होस्टिंग राइट्स है वो होस्टिंग राइट्स किसको दे दिया गया है, मैड्रिड को यहाँ पे दे दिया गया है, जो होस्ट करेगा इस शहर बेसिकली स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। पहले कौन होस्ट कर रहा है आज के डेट में, बार्सिलोना कर रहा है, इसी को ये रिप्लेस करेंगे 2026 को, और ये 2035 तक ये जो है मैड्रिड इसको होस्ट करेगा। यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेफेनो डोमिनिकेली फार्मूला 1 के प्रेसिडेंट है और CEO एक्सप्रेस इंथुसियाज्म फॉर द मैड्रिड स्पोर्टिंग एंड कल्चर हेरिटेज। तो फार्मूला 1 के अध्यक्ष और CEO स्टेफेनो डोमिनिकेली मैड्रिड की खेल और सांस्कृतिक विरासत के प्रति उत्साह व्यक्त करते हैं। उन्होंने इसी चीज़ को अप्रूव किया है और नया सर्किट 20 कोनों के साथ 5.47 किलोमीटर के चुनौतीपूर्ण लेआउट का दावा भी करते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि होस्टिंग राइट जो है वो किसके पास है, तो 2026 से ये स्पेनिश फार्मूला 1 का मैड्रिड के पास रहेगा। ये ऑस्कर से रिलेटेड न्यूज़ है, याद इसको रख सकते हैं। टू किल अ टाइगर एक डॉक्यूमेंट्री है। यहाँ पे एक लड़की और एक फादर जो जस्टिस को लेकर के फाइट कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड ये बेसिकली मूवी है और इसी के लिए इसको क्या किया गया, नॉमिनेट किया गया, नामांकन अर्जित किया गया। किसके लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं बेस्ट फीचर नॉमिनेशन के लिए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के जो ऑस्कर के लिए है उसमें इनको नॉमिनेट किया गया। ये एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है
देखिएगा जरूर। एक डॉटर और एक फादर के बीच का रिलेशंस यहाँ पे बताया गया। निशा पहुजा, भारत गांव पर आधारित निशा पहुजा की टू किल अ टाइगर को 2024 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर के लिए यहाँ पे इसको नामांकित किया गया है। यह फिल्म रंजीत की अपनी बेटी के अपहरण और हमले के लिए न्याय की निरंतर खोज के इर्द गिर्द घूमती है। देख सकते हैं, तो एक सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री जो भी मूवी होती है वो सच्ची घटना पे आधारित होती है। और इसी का जो प्रीमियर जो हुआ था वो प्रीमियर 2022 में हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एम्पलीफाई किया गया है, कंपटीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ 4 और डॉक्यूमेंट्री जो है वो 96 एनुअल ऑस्कर्स में इनके साथ साथ उनको बेसिकली वो भी कंपटीशन में रहे हैं। ठीक है, सामना करना पड़ रहा है। तो नॉमिनेट हुआ है, अभी आप देख सकते हैं इसके साथ 4 और अदर डॉक्यूमेंट्री नॉमिनेट हुई है। फिलहाल ध्यान रख सकते हैं टू किल अ टाइगर जो है वो बेस्ट फीचर नॉमिनेशन के लिए ऑस्कर में सेलेक्ट हुआ। डेवलपमेंट को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं नितिन गडकरी जी यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर के इनके द्वारा बहुत बड़ी घोषणा की गई है। क्या घोषणा कही गई है? नितिन गडकरी ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोपवे योजना का अनावरण किया है। अनावरण एम्बिशियस उन्होंने बताया है कि पर्वतमाला ये प्रोजेक्ट जो है बताया इन्होंने 200 रोपवे प्रोजेक्ट्स, 200 रोपवे प्रोजेक्ट वो उन्होंने बताया कि अगले 5 साल में ये बेसिकली इसको अनाउंस किया इन्होंने कि अगले 5 साल में 200 से अधिक रोपवे परियोजनाओं के लिए योजना की घोषणा इनके द्वारा की गई है। टोटल जो खर्च इन्होंने बताया है, जो बेसिकली ये कुल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अगले 5 सालों में रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर के, वो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.25 लाख करोड़ की बात यहाँ पे कही जा रही है। 200 से अधिक रोपवे परियोजना के लिए व्यापक योजना की घोषणा की है। पर्वतमाला नाम के राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी पर जोर देते हुए रोपवे को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना है। आप इसी को लेकर के बात कीजिए। पर्वतमाला, कहीं पे भी ये टर्म अगर आपको सुनने को मिले पर्वतमाला, तो ध्यान समझिएगा ये किससे रिलेटेड बात कही जा रही है। ये बात कही जा रही है रोपवे प्रोजेक्ट्स को लेकर के। कितने रोपवे प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए नितिन गडकरी जी के द्वारा? 200 रोपवे प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं। अगले 5 साल में इन्होंने बोला है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए टोटल इन्वेस्ट इनके द्वारा किया जाएगा ये रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ताकि 200 रोपवे प्रोजेक्ट वो सेटअप कर सके, इंस्टॉल कर सके। तो इस नितिन गडकरी जी के द्वारा हाईलाइट किया गया है बेनिफिट्स कि अगर ये रोपवे प्रोजेक्ट लगेंगे तो ऑब्वियस बात है ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे टूरिज़्म को। जिस भी जगह पे ये रोपवे प्रोजेक्ट लगेगा वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है टूरिज़्म आपका क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। और पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ वहाँ पे रोजगार का भी उत्पन्न होगा, रोजगार का भी सृजन होगा और एम्प्लॉयमेंट भी उस एरिया में। खास करके आप देख सकते हैं रोपवे बेसिकली कहाँ पे होता है, रोपवे बेसिकली हिली रीजन्स में ही तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट को सेटअप किया जाता है, ताकि एक ऊंचाई से दूसरे ऊंचाई तक, एक जगह से दूसरी जगह तक कम समय में पहुंचा जा सके। ठीक है, तो हिली एरियाज़ में जॉब को क्रिएट करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जॉब के साथ साथ टूरिज़्म को ये बढ़ावा देगा। और एक बार वहाँ पे पर्यटन आ गए तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ की जो इकोनॉमी है वो उस स्टेट की वो और बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ा सा उसी को एम करते हुए ये प्रोजेक्ट जो है वो आपका इसको इनिशिएट किया जा रहा है नितिन गडकरी जी के द्वारा। नाम जो है इस प्रोजेक्ट का पर्वतमाला है। अगला जो न्यूज़ है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया है फिट इंडिया चैम्पियन। ठीक है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय फिट इंडियन चैंपियंस जो है लॉन्च कर रही है। तो मंत्रालय द्वारा रोमांचक फिट इंडिया चैंपियन जो है पॉडकास्ट श्रृंखला में नीरज चोपड़ा और शीतल देवी जैसे शीर्ष एथलीट शामिल होंगे। इसमें बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फ्यूचर ऑफ टॉप एथलीट जो हैं नीरज चोपड़ा। चलिए अच्छा एक चीज़ बताइए, दूसरा क्वेश्चन आपसे, नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड जीता गया था ओलंपिक में, जिसके वजह से एक दिन को, उस दिन जिस दिन इन्होंने गोल्ड जीता था उस दिन
एक नाम से घोषित किया गया उस दिन को। क्या नाम से घोषित किया गया, किस दिन की बारे में बात कही जा रही है, वो आपको बताना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोला है मैंने, नीरज चोपड़ा जी के द्वारा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता गया था और उसी गोल्ड मेडल जीतने की उपलब्धि में उस दिन को किसी नाम से डेडिकेट किया गया। अब हर वर्ष उस दिन को इस नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा, तो वो कौन सा नाम है वो मुझे बताना है, और किस दिन वो बेसिकली सेलिब्रेट किया जाएगा वो बताना है। ठीक है, तो 10 एपिसोड सीरीज यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरू होगी, जिसमें भारत के खेल नायकों की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ और प्रेरक कहानियों को उजागर यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, जो इंस्पायरिंग स्टोरीज है इंडिया के स्पोर्टिंग हीरोज़ की, उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो उनके अचीवमेंट्स है उसको यहाँ पे हाईलाइट्स किया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस श्रृंखला का उद्देश्य प्रसिद्ध एथलीटों को जीवन शैली के बारे में जानकारी प्रदान करना है। तो उसी को लेकर के आप देख सकते हैं फिट इंडिया चैंपियंस यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये इंजीनियर साहब है, इनको तो आप जानते ही हैं, रवि शास्त्री जी, दोनों को अचीवमेंट अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कर्नल CK नायडू आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो रवि शास्त्री जो को ऐतिहासिक यहाँ पे आप देख सकते हैं गाबा टेस्ट विन, जो इनके द्वारा आप जो हिस्टोरिक गाबा टेस्ट जीत में अहम भूमिका निभाने वाले रवि शास्त्री को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। इनके साथ साथ भारत के पूर्व विकेट कीपर फारूक इंजीनियर को भी BCCI ने इस भव्य समारोह से सम्मानित किया है। देख सकते हैं रवि शास्त्री जी और फारूक इंजीनियर। यह सम्मान शास्त्री के बहुमुखी करियर को मान्यता देता है, जो उनका करियर वर्सटाइल कैरियर जो रहा है उनका, उसी चीज़ को लेकर के इनको एक कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। साथ साथ फारूक इंजीनियर याद रखिएगा 1963 में भारत के विश्व कप विजेता, पहली बार भारत जो है विश्व कप जीता था, और 1985 में विश्व सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज अर्जित करना यहाँ पे इनको शामिल हुआ है शास्त्री जी को, और उसी की उपलब्धि को लेकर के इनको यहाँ पे CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडिया जो है आज के डेट में 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट ग्लोबली यहाँ पे हो गया है। इसने सरपास किया है किसको, हांगकांग को। टोटल वैल्यू जो है आप देख सकते हैं 4.33 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पे भारत का आप देख सकते हैं। तो भारत ने हांगकांग को यहाँ पे पीछे छोड़ दिया है। वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान यहाँ पे भारत ने हासिल कर लिया है। किसको पीछे किया है, हांगकांग को पीछे किया है। वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं, कब की बात कही जा रही है, 22 जनवरी की बात है, जब ये भारत जो है वो बेसिकली चौथे स्थान पे आ गया है। ठीक है, टॉप स्थान पे कौन है, सबसे पहले स्थान पे हमेशा आप देख सकते हैं USA अमेरिका। सबसे पहले अमेरिका 50.86 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ शीर्ष स्थान पर आया। इसके बाद चीन आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है, यहाँ पे 50.86 ट्रिलियन डॉलर की बात की जा रही है, और दूसरे स्थान पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइना है, जो बेसिकली 8.44 ट्रिलियन डॉलर की बात की जा रही है। जापान यहाँ पे 6.36 है। इंडिया की बात करें तो 4.33 ट्रिलियन डॉलर के साथ ये आपका चौथे स्थान पे है। और हांगकांग की बात करें, हांगकांग देख सकते हैं कितना कम मार्जिन है हांगकांग और इंडिया के बीच में। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तो फिर भी गैप आप देख सकते हैं अमेरिका के नियर अबाउट कोई नहीं है, इसका आधा का आधा भी अगर कर दिया जाए तो भी वहाँ पे कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन अमेरिका और चाइना के बीच में। और भारत जो है, आपको ये फिगर याद रखिएगा, ये नंबर याद रखिएगा, 4.33 ट्रिलियन डॉलर भारत का है, और ये चौथे स्थान पे है। ठीक है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट में सरपास किसको किया है, पीछे किसको छोड़ा है, हांगकांग को पीछे छोड़ा है। इम्पॉर्टेंट डे है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जो कि 24 जनवरी को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड भारत में राष्ट्रीय लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और ये प्रमोट
ये क्या किया है भारत समाज में लड़कियों की, ये क्यों दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? ये दिवस इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लड़कियों की भलाई, शिक्षा और अधिकारों को यहाँ पे बढ़ाने वाली पहल को बढ़ावा देने और जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस समर्पित है। और इसी को वार्षिक उत्सव के रूप में, एनुअल ऑब्जर्वेंस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे ये बेसिकली 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, 2008 में। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपसे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है आज के डेट में, वो आपको बताना है। मिनिस्टर कौन है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, वो आपको आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसकी शुरुआत जो थी वो 2008 में, इसको मनाने की शुरुआत 2008 से की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जेंडर इक्वलिटी को यहाँ पे बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, यानी इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है, सशक्तिकरण को बढ़ाने की बात यहाँ पे कही जा रही है। जेंडर इक्वलिटी से याद आया, कल मैंने आप लोगों को सतत विकास योजना के बारे में बताया था, सस्टेनेबल गोल्स के बारे में बताया था। आप क्या मुझे बता सकते हैं जेंडर इक्वलिटी के बारे में सस्टेनेबल गोल में कितने नंबर पे मेंशन किया गया है? आपको मैंने सस्टेनेबल गोल्स का जो इमेज के साथ मैंने आपको पढ़ाया भी था, स्लाइड्स में मेंशन था। मैंने आपको टोटल, चलिए मुझे बताइएगा टोटल कितने सस्टेनेबल गोल्स है, सतत विकास योजना कितने हैं? 2030 तक जीरो उस सारे गोल्स को अचीव करने की बात कही गई है, इंडिया को अचीव करेगा। और जेंडर इक्वलिटी कितनावें स्थान में उसके बारे में मेंशन किया गया है, वो आपको बताना है। कितनावें नंबर में जेंडर इक्वलिटी के बारे में बताया गया है, लैंगिक समानता के बारे में बताया गया है, वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आंसर तो यहीं पे मिल गया आप लोगों को। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 17 गोल्स के बारे में है जो यहाँ पे फोकस कर रहा है सतत विकास योजना के तहत। और जेंडर इक्वलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले में तो नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, गुड हेल्थ है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है, क्लीन वाटर हो गया, इन्हें क्लीन एनर्जी हो गया। तो ये सारे आप देख सकते हैं टोटल 17 आपके सस्टेनेबल गोल्स जो कि अचीव करने को लेकर के इंडिया जो है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इनइक्वलिटीज़ को ख़त्म करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, रिड्यूस करने की बात कही जा रही है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है ये, बेसिकली इनके द्वारा रोशी बिना इनका नाम है और इनको फीमेल वुशु प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया है, ये प्रोवाइड किया गया है। रोशी बिना को IWF द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी से नामित किया गया है। नौरेम रोशिबिना इनका पूरा नाम है, नौरेम रोशिबिना देवी। बेसिकली सार्वजनिक मतदान के बाद नौरेम रोशिबिना देवी को सारा श्रेणी में यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ की वर्ष की महिला एथलीट यहाँ पे नामित किया गया है। देख सकते हैं फेडरेशन फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर इन सांडा कैटेगरी में इनको यहाँ पे शामिल किया गया है पब्लिक वोटिंग के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एशियन गेम मेडलिस्ट भी रही है और कितने वोटों से बेसिकली ये इनको जिताया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी जो ईरान और चाइना के जो थे उन दावेदारों को पछाड़ते हुए 93,545 वोट इनको प्राप्त हुए। तो सांडा कैटेगरी में इनके द्वारा वुशु फेडरेशन में इनको बेसिकली प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। होल्डर ऑफ अर्जुना अवार्ड 2024, अर्जुन पुरस्कार 2024 की धारक, उन्होंने 2016 विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया था जिससे उनकी उपलब्धियां और बढ़ गई। तो 2016 में वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप इनके द्वारा जीता गया था जिसकी वजह से ये और लोगों के नज़र में आ गई, हाईलाइट्स हो गई। वुशु फेडरेशन की बात करें तो ये एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये वर्ल्ड वाइड बेसिकली इसकी पहचान बनाई गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीजिंग में ये बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, वो जोंगवेन गो हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। और बेसिकली जो इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो चाइनीज़ और इंग्लिश में बात करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये बेसिकली हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है तो इसीलिए वहाँ की लैंग्वेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं IWF जो है इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था है और ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड ये पूरी तरह से ये गवर्न करता है वुशु को, ठीक है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन ज़रूर रहेंगे। ये अयोध्या में रामलला जी का जो वहाँ पे जन्मभूमि में, राम जन्मभूमि में जब उनको प्रतिष्ठा हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तो उसके बाद ये कब हुआ था? ये हुआ था 22 जनवरी को। और उस दिन मैक्सिमम जगह, मैक्सिमम पब्लिक हॉलीडेज, मैक्सिमम राज्य में पब्लिक हॉलीडे घोषित किया गया था और बहुत जगह क्या किया गया था, हाफ डे में ही लोगों को छुट्टी कर दी गई थी। तो अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं टोटल कितने दिन के लिए 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव शुरू हो गया है। और प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ था, ये बेसिकली 22 तारीख को हुआ था। उसके एक दिन के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में 42 दिवसीय महामंडल उत्सव यहाँ पे शुरू हो गया है। और गतिविधियों में दैनिक कलश पूजा यहाँ पे शामिल है और 48 कलशों की पूजा जाएगी। सभी वैष्णव परंपरा में ये सारी पूजा होंगी। ठीक है, कलश पूजा और कलशों की पूजा जो होने वाली है वैष्णव परंपरा से यहाँ पे होगी। तो ये फेस्टिवल जो है, त्यौहार में दैनिक हवन और मंत्रोच्चार के साथ भगवान राम को राजभोग में सभी प्रकार की मिठाइयाँ भी अर्पित की जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 42 दिन का ये महोत्सव है और जितने भी प्रकार के स्वीट्स होते हैं वो सारे भगवान राम को राजभोग के रूप में यहाँ पे चढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं कि 42 दिन का यहाँ पे महामंडल महोत्सव शुरू हुआ है। और ये कब से शुरू हुआ है? ये प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद से शुरू हुआ है। कहाँ पे है ये यूपी में है। यूपी में अयोध्या जो है वहाँ की बात यहाँ पे कही जा रही है। यूपी जो है वो नॉर्दर्न इंडिया का हिस्सा है और यहाँ पे 241 मिलियन लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो कि सबसे ज़्यादा, मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे, याद होगा आप लोगों को कल वाले करेंट अफेयर्स में, कि भारत में एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की बात यहाँ पे कही जा रही है। यानी आप देख सकते हैं भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो राज्य है वो कौन है? वो यूपी है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा पूरे भारतवर्ष में। 16.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन भारत में जो है वो यहीं यूपी में रहती है। ठीक है, यहाँ की जो कैपिटल है वो कैपिटल यहाँ की लखनऊ है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ है। यहाँ के जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है। जो एरिया है वो अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे 2,41,286 स्क्वायर किलोमीटर में है। और ये पहले यूपी, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, आज़ादी के टाइम पे उत्तर प्रदेश का नाम जो था यूनाइटेड प्रोविंस था। आप देख सकते हैं 1950 तक ये नाम था, संयुक्त प्रांत हिंदी में इसको कहा जाता है। 1950 में इसका नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश रखा गया। ठीक है, स्टेट वर्ड की बात करें तो सारस क्रेन है और टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो 75 है। चलिए एक क्वेश्चन आप मुझे आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये क्वेश्चन पहले प्रीलिम्स में आता था, अब नहीं आएगा क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो सीट है वो बेसिकली उत्तर प्रदेश है। तो आपको बताना है कुल कितनी सीट है लोकसभा में उत्तर प्रदेश से। पूरे राज्यों में सबसे ज़्यादा सीट जो है लोकसभा में वो उत्तर प्रदेश से ही है। तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स बताने हैं उत्तर प्रदेश के कितने सीट्स आपके लोकसभा में। ठीक है, तो ये आंसर कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अगर आप लोगों ने 63, 64, 65 का पेपर उठा के देखिएगा या और पहले को उठा के देखिएगा तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेड वे में देखने को मिलेंगे, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग जो बेसिकली बात कर रहे हैं ये बेसिकली अयोध्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अयोध्या है, यहाँ यहीं पे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में। और ये लखनऊ यहाँ का कैपिटल। जो राज्य इसको टच कर रहे हैं आप देख सकते हैं उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा हिस्सा टच कर रहा है, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया,
फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया। तो ये सारे राज्य जो हैं इनके साथ ये बाउंड्री अपना शेयर करता है। और यहाँ पे इंटरनेशनल आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नेपाल है, नेपाल के साथ भी ये आपका बाउंड्री टच कर रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन जो है बिहार से रिलेटेड, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं कि आप मुझे बताइए बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेपाल जो है वो ये वाला जो हिस्सा है ये बिहार को टच कर रहा है। तो बिहार के कितने ज़िले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर टच कर रहा है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आप लोगों के एग्ज़ाम से। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बिहार के कितने नंबर्स भी बताने हैं और नाम भी बताने हैं डिस्ट्रिक्ट के, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, साझा करता है या टच करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। बताते हुए चलिएगा, आंसर करते हुए चलिएगा। मैं आप लोगों सभी से आंसर चाहता हूँ और जितने लोग भी आंसर देंगे उनका नाम कल वाले वीडियो में डेफिनेटली आपको सुनने को मिलेगा। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, भारत के पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे, कौन है, जल्दी से बताइए कौन है ये। तो ये ठाकुर है। कौन ठाकुर है? ये आपके कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आज देख सकते हैं भारत सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान का भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो हुआ था वो 1924 में हुआ था और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री ये आपके रह चुके हैं। सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। तो ये देख सकते हैं ये बेसिकली ये क्या था, ये क्यों जाने जाते थे? तो इनके द्वारा जो भी कमिटमेंट किया जाता था सोशल जस्टिस को लेकर के या फिर अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को लेकर के, उनको ऊपर उठाने को लेकर के, है ना, तो वंचित को उत्थान के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए जो भी वो कमिट करते थे वो पूरा करते थे। और उसी चीज़ को लेकर के इनका जो कमिटमेंट रहता था, उसी कमिटमेंट को लेकर के ये बेसिकली फेमस थे और इसी के लिए इनको जो है भारत रत्न के लिए यहाँ पे सम्मानित करने को लेकर के बोला गया, ठीक है। सीएम की बात आई है तो आज क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग से ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8, आज के डेट में जो सीएम है बिहार के कौन है और कितने नंबर के सीएम, जरूर बताइएगा। आंसर तो पता होगा, नाम तो पता होगा, बस मुझे नंबर बताइए, कितनावें नंबर के मुख्यमंत्री हैं यह बताइएगा, ठीक है। और कर्पूरी ठाकुर जो हैं वो किस वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री बने थे? मुख्यमंत्री के सीट पे मुख्यमंत्री किस वर्ष, 2 बार बने हैं ये मुख्यमंत्री, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसी का आपको आंसर करना है, किस वर्ष ये मुख्यमंत्री बने थे। ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, अयोध्या से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो देखिए आज के डेट में आप देख सकते हैं राम मंदिर तो आपका सेटअप हो गया, उसके लिए तो जोरों से सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जो बात हो रही है मस्जिद के बारे में, मस्जिद के लिए जो ज़मीन जो एलोकेट हुआ है उसको कंस्ट्रक्शन करने को लेकर के बात कही जा रही है। और ये कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? IICF करेगा। IICF ने अयोध्या में मस्जिद निर्माण की घोषणा कर दी है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की बात की जा रही है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, क्या नाम होगा मस्जिद का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अयोध्या से रिलेटेड हर टॉपिक, हर पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है वो आपके डेफिनेटली मेंस एग्जाम में तो आएंगे ही, प्रीलिम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप ये सारे पॉइंट्स अपने आंसर्स में मेंशन जरूर कर सकते हैं। तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से ये मॉस्क्यू जाना जाएगा, मस्जिद जाना जाएगा, और ये अयोध्या में इसका निर्माण बेसिकली किया जाएगा IICF के द्वारा। इन्होंने क्राउड फंडिंग को मस्जिद निर्माण के वित्त पोषण का एक साधन मानते हैं। तो ये बेसिकली क्राउड फंडिंग जो है,
क्राउड फंडिंग को क्या कंसिडर करता है, एक तरह का फाइनेंस कंसिडर करता है मॉस्क्यू को कंस्ट्रक्ट करने को लेकर के। आप सभी लोगों को पता है, न्यूज़ एनालिसिस आप लोगों ने कवर किया होगा, तो 2019 में इसका वर्डिक्ट आया था, इसका रिजल्ट आया था, जो अयोध्या का बाबरी मस्जिद को लेकर के था। और उसी टाइम पे ही सेपरेट लैंड यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पे दिया गया है, ताकि वो बेसिकली वहाँ पे मस्जिद बना सकें। और जिस लैंड को लेकर के वर्डिक्ट आया था, वहीं पे आज के डेट में अयोध्या के श्री राम जो है वो वहाँ पे उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, और वहीं पे जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। आफ्टर डिक्लेयरिंग द बाबरी मस्जिद डेमोलिशन एज अनलॉफुल, इस रिजल्ट को क्या था, ये जो बाबरी मस्जिद को का रिजल्ट जो था वो वर्डिक्ट में क्या बताया गया था कि ये एक जो मस्जिद जो है वो विध्वंस को गैर कानूनी घोषित करने के बाद मुस्लिम समुदाय को मस्जिद बनाने के लिए अलग ज़मीन आवंटित किया गया था। तो डिमोलिशन जो हुआ था वो एक उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, गैर कानूनी घोषित करने के बाद। ठीक है, नाम क्या है, नाम है इसका मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, याद रखिएगा। और ये इसको IICF के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ऑल इंडिया पुलिस कमांड कंपटीशन 2024 जो है ये बेसिकली जो हो रहा है विशाखापट्टनम में हो रहा है। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। 18 से 30 जनवरी तक ये बेसिकली होगा कंपटीशन। कहाँ पे होगा, विशाखापट्टनम में होगा। ध्यान रखिएगा, एडिशन की बात करें तो 14वां एडिशन है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो पुलिस आयुक्त रविशंकर द्वारा उद्घाटन किया गया है, और इस कार्यक्रम में 16 राज्यों को विशिष्ट कमांडो बल शामिल हुए। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 14th एडिशन की बात की जा रही है, विशाखापट्टनम में होगा। ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन की बात की जा रही है। विशाखापट्टनम कहाँ पे देख सकते हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है, 36 है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 36, विशाखापट्टनम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी जगह पे ये आपका हो रहा है। इनको तो जानते ही होंगे, पहचानते ही होंगे, है ना। तो ये बेसिकली मनोज वाजपेयी जी को द फेबल यहाँ पे बेसिकली जो बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था उसमें इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है बर्लिन में। और ये जो फिल्म फेस्टिवल था ये 74वां था बर्लिन में। ये जो है 15 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगा। और यहाँ पे बेसिकली तो फेबल जो है ये बेसिकली अभिनीत और राम रेड्डी द्वारा निर्देशित द फेबल प्रीमियर बर्लिन में 74वें इनकाउंटर कंपटीशन में होगा। और ये बेसिकली सेकंड इंडियन फिल्म है जो है 30 सालों में जो प्रीमियर में आएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव सेक्शन में। तो यह भारतीय कहानी कहने की वैश्विक पहुंच और कलात्मक गुणवत्ता का प्रमाण है। तो फेबल याद रखिएगा, फेबल जो है वो बेसिकली मनोज वाजपेयी जी इसमें है, और ये बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर में ये आपका शामिल होगा। बर्लिन कहाँ पे है, तो ये ध्यान दे सकते हैं, ये जर्मनी में पड़ता है। जर्मनी कंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बर्लिन देखने को मिलेगा। कौन कौन सा देश ये टच कर रहा है बाउंड्री, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, चेक, पोलैंड, ये सभी कंट्री के साथ। ऊपर हो गया डेनमार्क के साथ, ये अपना बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। बाल्टिक सी देख सकते हैं जर्मनी के ऊपर है, नॉर्थ सी देख सकते हैं जर्मनी के ऊपर है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, अभी लास्ट 2 डेज से तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात कर ही रहे हैं। कहाँ पे हो रहा है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये हो रहा है दावोस में। दावोस कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। देख सकते हैं कि बहुत सारे तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सारे जो है बहुत तो जो स्टेट है उन्होंने अपना बेसिकली यहाँ पे MOU साइन किया। अब यहाँ पे कर्नाटका स्टेट भी यहाँ पे MOU यहाँ पे साइन किया। तो साइन यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कितने करोड़ रुपए का यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में साइन किया है। तो 23,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये बेसिकली साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर्नाटका सरकार के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो मुझे बताइएगा कि तेलंगाना के द्वारा कितना रुपए का MOU साइन किया गया है, और महाराष्ट्र के द्वारा कितना रुपए का MOU साइन किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, डावोस में जो हो रहा है।
तो 23,000 करोड़ रुपए के 8 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य के प्रतिनिधि मंडल ने वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं के साथ 50 से अधिक बैठक यहाँ पे की है। जो स्टेट के डेलीगेशन है, जो प्रतिनिधि है, जो वहाँ गए हुए हैं, उन्होंने 50 मीटिंग की है इस ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर के साथ ये समझौता एग्रीमेंट साइन करने से पहले। तो प्रमुख समझौता में डेटा सेंटर के लिए वेबवर्क्स का 20,000 करोड़ रुपए का निवेश और डिजिटल कौशल के लिए माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिबद्धता से यहाँ पे शामिल है। तो डिजिटल स्केलिंग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट कमिटमेंट हो गया, डेटा सेंटर हो गया, तो इन सब एग्रीमेंट्स को लेकर के यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कर्नाटक सरकार के द्वारा ये सारे MOUs साइन हुए हैं। तो कितने यहाँ पे आप देख सकते हैं 23,000 करोड़ रुपए तक। कर्नाटक की अगर हम लोग बात करें, ये आप देख सकते हैं कौन कौन से राज्य ये टच कर रहा है। महाराष्ट्र टच कर रहा है, तेलंगाना टच कर रहा है, आंध्र प्रदेश टच कर रहा है, तमिलनाडु टच कर रहा है, केरला टच कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोवा भी ये आपका बाउंड्री जो है वो शेयर कर रहा है, ठीक है। कर्नाटक यहाँ पे पूरा राज्य यहाँ पे देख सकते हैं, बेंगलुरु यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं, ये द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन समारोह में इन्होंने भाग लिया है और यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया है क्या, कौशल भवन। कौशल भवन इनके द्वारा बेसिकली उद्घाटन किया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कौशल भवन, जो न्यू मिनिस्ट्री है स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप बिल्डिंग जो है, 24 जनवरी को इन्होंने बेसिकली इसका उद्घाटन किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और संकल्प जैसी सरकारी पहलों के प्रदर्शनों स्टॉलों का दौरा किया है, ठीक है, और लाभार्थियों से बातचीत भी की है। इसके साथ साथ जो कौशल भवन के इक्विप थे वो पूरी तरह से मॉडर्न फैसिलिटी से सुसज्जित थे और कौशल कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए कौशल भारत मिशन को यहाँ पे बढ़ावा देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। बढ़ावा दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा ताकि एफिशिएंट तरीके से वर्क किया जा सके, स्किल इंडिया मिशन को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो उसी को यहाँ पे इनके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, कौशल भवन को लेकर के इसका उद्घाटन किया गया। तो ये था आज का पूरा करंट अफेयर का न्यूज़ एनालिसिस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहते हैं अभी के टाइम पे, तो इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। जो मेन टॉपिक्स है, जो मेन नंबर्स वाले जो बेसिकली न्यूज़ होते हैं, उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलेगा, क्योंकि वो नंबर्स आपको ध्यान होने चाहिए। और वो नंबर जब आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करते हैं, तो जब जो बेसिकली कॉपी चेक करते हैं वो इस चीज़ को बहुत बारीकी से नोट करते हैं कि आप जो बेसिकली अपने आंसर राइटिंग में जो नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे एडिशंस हो गए, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बारीकी से चेक की जाती है कि आपके द्वारा जो नंबर दिए गए हैं वो सही है कि गलत है। तो उसी चीज़ को लेकर के वैल्यूएशंस भी होते हैं मार्क्स को लेकर के। तो ये था पूरा करेंट अफेयर्स। वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपकमिंग वीडियोस जब भी आपका आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए इसको। पूरा करेंट अफेयर्स मैं आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, बस थोड़ा सा इसको फोकस करते हुए चलिए, रेगुलरिटी मेंटेन करते हुए चलिए। बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन अपडेट आ जाएंगे। और किसी भी तरह का कोई भी कांटेक्ट करना हो, आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस मेल आईडी पे। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, PDF वहीं पे आपको दिया जाता है। और जो करंट अफेयर्स का पार्ट है वो आपका डेली बेसिस पे सुबह में 10 बजे ही रहेगा। टाइमिंग यही बेस्ट है। और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस है, जो बेसिकली जो हॉट टॉपिक्स होंगे, वो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसकी टाइमिंग जो होगी वो 12 बजे होगी, तो उसको भी टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जो जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, जो कि बेसिकली आपके कुछ स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स रहेंगे, कुछ योजना से रिलेटेड करंट अफेयर रहेंगे, जो बेसिकली इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, पॉलिटी का पार्ट हो गया, करंट अफेयर का पार्ट हो गया। जो क्योंकि आज के डेट में एग्जामिनर जो हो रहा है वो स्टार्टिंग पोर्शन को करंट अफेयर से कनेक्ट करके क्वेश्चंस कर रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग में। तो वो सारे वहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट में आपको हर एक चीज़ आपको वहाँ पे
दूंगा और उसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। वो सारे पॉइंट्स आप उसी तरह से नोट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए, ताकि वो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रहे और उसी तरह से आप आंसर राइटिंग में भी इसी तरह से लिखा कीजिएगा। आप में से बहुत से लोगों को आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम्स हो रही है कि आंसर राइटिंग लिखे कैसे। आंसर राइटिंग लिखने का बेस्ट तरीका होता है पॉइंट बाई पॉइंट आप चीज़ों को एक्सप्लेन करें। जिस तरह से मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ पॉइंट बाई पॉइंट, इसी तरह से आपको आंसर राइटिंग भी पॉइंट बाई पॉइंट आपको मेंशन करने होंगे। तो इस चीज़ पे आपको फोकस बहुत अच्छे से करते हुए चलना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, एक बार लिखना स्टार्ट करते हैं, पूरा पेज भर देते हैं, ना उसमें कोई चेंज पैराग्राफ होता है, ना उसमें पॉइंट्स होते हैं, ना हाइलाइटर होता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको कॉपी चेक कर रहा है वो आपको कॉपी चेक करने के लिए उसको आपका आंसर अट्रैक्टिव दिखना पड़ेगा। और अट्रैक्टिव दिखने के लिए आपको पॉइंट बाई पॉइंट आप चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे जितना अच्छे से, उतना ही अट्रैक्टिव आपका आंसर लगेगा भी और दिखेगा भी, और सामने वाले को समझ में भी आएगा कि हाँ आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके ध्यान में होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आंसर राइटिंग नहीं समझ में आ रहा कैसे लिखना है। तो ये सारे जिस तरह से मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ ना, उसी तरह से आपको आंसर राइटिंग्स में भी करना है पॉइंट बाई पॉइंट्स, ताकि आपका जो वैल्यूएशन है मार्किंग को लेकर के वो अच्छे से अच्छा एग्जामिनर आपको दे। मैप्स को इंक्लूड करिए अपने आंसर राइटिंग में। फिर अगर कोई फिगर बना सकते हैं तो फिगर बनाइए, फिगर से उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये सारे आपके पॉइंट्स जो हैं, बेसिकली मार्क्स जो हैं, वो आपको ऐड ऑन करते हैं एग्जामिनर के द्वारा, अगर आप इस तरह से अपने आंसर्स को करते हैं तो। ठीक है, तो आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। मेरे जितने भी सोशल मीडिया है उसको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे डेली आपका 10 क्वेश्चंस हो रहे हैं अपलोड, उसको अटैम्प्ट कीजिए। अगर अच्छे से करंट अफेयर पोर्शन कवर कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके 9 या 10 से कम मार्क्स आएंगे उसमें। अगर 9 या 10 से कम मार्क्स आ रहे हैं क्विज़ जो बेसिकली टेलीग्राम पे हो रहा है, तो इसका मतलब आप सही से करंट अफेयर का लेक्चर नहीं सुन रहे हैं या नहीं सही से रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो अच्छे से करंट अफेयर का लेक्चर रिवीजन करते हुए चलिए और टेस्ट में पूरे पूरे मार्क्स लेकर के आइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।